तो आज हम इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में पूरी तरह वो भी कहानी के माध्यम से पूरी ऑब्जेक्टिव खत्म करने वाले हैं, वो भी जस्ट कुछ मिनटों में। बस मेरी कहानी को आप लोग गौर से सुने और फिर देखें कितना मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला नाम है, चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो हम लोग जानते हैं कि यूरोप कहाँ है, एक महादेश है और महादेश में अनेकों देश आते हैं। तो यूरोप महादेश में कितने देश आते हैं आप लोग को पता है क्या? 50 महादेश आते हैं, 50 देश आते हैं। तो यूरोप में कितने 50 देश आते हैं। और उसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप तो समझ गए, लेकिन ये राष्ट्रवाद होता है क्या है मेरे भाई? राष्ट्र का मतलब होता है अपन देश, यानी कि कोई भी देश को राष्ट्र बोला जाता है, तो आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। और उसके बाद लग चुका है वाद, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपन देश के प्रति न प्रेम करता है, विकास की भावना रखता है, सोचता है देश के बारे में, जो यही सब भावना है ना, उसी को बोला जाता है राष्ट्रवाद ना। लेकिन आज से बहुत पहले का बात किया जाए तो लोगों को अपने देश से कोई मतलब ही नहीं रहता था। बोला जी तुम मैं कौन देश में, तो सबको क्या लेना देना। लेकिन जो अच्छे व्यक्ति थे वो सोचते थे अगर देश के व्यक्ति अपन देश के बारे में नहीं सोचेंगे तो देश का विकास कैसे होगा मेरे भाई। इसलिए वहाँ के जो महान सब लेखक थे, यूरोप का बात किया जाए तो अपन देश में लोगों को राष्ट्रवादी भावना जगाने के लिए आज से बहुत पहले क्या किए, अनेकों तरीका अपनाए। उसी में अगर एक अंसर्ट रेनर लेखक का बात किया जाए तो उन्होंने एक बहुत ही व्यापक एवं अच्छी परिभाषा दिया था, ताकि लोग इसको देखकर सुनकर पढ़कर क्या देश से प्रेम करने लगे। इसी तरह बहुत सारे लेखक थे आप यूरोप में क्या किए, लोगों के बीच राष्ट्रवादी भावना जगाने की कोशिश किए। उसमें अगर फिर एक साड़ियों लेखक का बात करा जाए तो उन्होंने क्या किया, चित्र के माध्यम से राष्ट्रवाद का परिभाषा दिया। तो इस सब प्रश्न पूछता है कि किसने राष्ट्रवाद का व्यापक परिभाषा दिया? अंसर्ट रेनन। किसने चित्र के माध्यम से राष्ट्रवाद का परिभाषा दिया था? साड़ियों। यूरोप में कितने महादेश होते हैं? 50 महादेश। यूरोप में कितने देश होते हैं? 50 देश होते हैं। 3 ऑब्जेक्टिव हुआ ना। इसी तरह देखिए कहानी को मतलब कितना भी जस्ट तुरंत खत्म कर देने वाले हैं हम लोग। तो यूरोप में आते हैं 50 देश। इसमें जैसे एक देश है फ्रांस। तो हम लोग पहले फ्रांस के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि फ्रांस इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है फ्रांस में से, और कहीं भी देखिएगा आप लोग तो कोई ना कोई पहले राजा शासन करता था। तो उसी तरह फ्रांस में एक राजा था लुई सुलामा ना, वो क्या कर रहा था, यहाँ पर शासन कर रहा था। और लुई सुलामा का बात किया जाए यह किस राजवंश से था? जैसे हम लोग यहाँ भी कोई राजा शासन करता था तो कोई यादव वंश से होता, कोई राजपूत वंश से होता। उसी तरह फ्रांस में एक राजा था लुई सुलामा, जो किस राजवंश का था है पता आप लोग को? बुर्बो राजवंश का था ना। ये क्वेश्चन पूछता है कई बार। जो लुई सुलामा था किस राजवंश का था? बुर्बो राजवंश का था। लुई सुलामा क्या किया, फ्रांस की गद्दी पर 1774 में बैठ गया। क्या 1774 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा? लेकिन इसने क्या किया, जनता के लिए कोई भी काम करा ही नहीं भाई सब, अपने ऐश मौज के लिए बस जिंदगी जिया। लोगों ने इससे क्या हो गया, परेशान हो गया। फ्रांस के व्यक्ति बोला कि जी भाई सब अपने लुई सुलामा जो राजा है वो क्या कर रहा है, बस अपने लिए काम कर रहा है, मेरे लिए हम क्या कर रहा है, बस अत्याचार किए जा रहा है। इसलिए क्या किया, 1789 में वहां के सभी लोग ने मिलकर लुई सुलामा से क्या कर लिया, लड़ाई कर लिया। कब? 1789 में। और इसको क्या किया, राजा को हरा दिया। तो 1789 में लोगों ने फ्रांस के राजा को हरा दिया, इसलिए इस क्रांति को फ्रांसी क्रांति कहा जाता है। तो यहाँ से देखिए कितना ऑब्जेक्टिव जस्ट निकलेगा। लुई सुलामा फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा? 1774 में। लुई सुलामा किस राजवंश का था? बुर्बो राजवंश का था। लुई सुलामा किस युद्ध में हारा गया? फ्रांस की क्रांति में 1789 में हुआ था। चलिए कितना ऑब्जेक्टिव हो गया। चलिए अब देखते हैं, अगर फ्रांस में ये लुई सुलामा हार गया तो यहाँ के राजा कौन बनेगा भाई? कोई तो बनेगा। तो अभी तो यहाँ पर कोई राजा बचा ही नहीं, क्योंकि लुई सुलामा तो उसको तो मार के जनता लोग खत्म कर दिया। अब क्या किया, वहाँ के जो समझदार जनता लोग थे अपना देश में संविधानिक एक तरह से व्यवस्था कर लिए, हल्का हल्का, जो अपन सब लोग मिल के रहते थे। लेकिन यहाँ पर कोई राजा था नहीं। फिर कुछ समय बाद बीत गया, जब यहाँ पे राजा था ही नहीं, तो 1799 के करीब जब समय आया तो यहाँ एक व्यक्ति आया जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट ना। फ्रांस में कौन आया? नेपोलियन बोनापार्ट। इसका मन था ना कि हम पूरे यूरोप के देश पर क्या कर ले, कब्जा कर ले। तो फ्रांस में जब 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट आया फ्रांस पर कब्जा करने के लिए, लेकिन जब यहाँ आया तो इसको लोगों ने कुछ किया ही नहीं, लड़ाई ही नहीं किया। बोला कि आप आ जाइए, क्योंकि आपके बारे में हम सुन चुके हैं नेपोलियन जी आप कहीं भी जाते हैं तो क्या सब अच्छा जगह शासन करते हैं, राष्ट्रवादी भावना का आप लोग प्रचार प्रसार करते हैं। इसलिए नेपोलियन जब फ्रांस में आया 1799 में, तो लोगों ने फूलों से स्वागत किया और यह क्या किया, प्रथम कंसल बन गया।
ना। फ्रांस के प्रथम कंसल नेपोलियन बोनापार्ट कब बना? 1799 में, जब फ्रांस में आया तभी प्रथम कंसल बन गया। प्रथम कंसल के बनने के बाद क्या हुआ, लोग इसने जनता के लिए अनेक अच्छे काम किए, जिसके कारण 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा बन गया। राजा बनने के बाद इन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट क्या किया, जो लोगों के लिए अच्छे कानून लाए, जिसमें सभी को समान अधिकार हो, कर से मुक्ति दिया। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। और 1804 में राजा बनते ही इन्होंने अपना कानून लगा दिया, जिसका नाम था नेपोलियन कानून या नेपोलियन कोड। ठीक, अब नेपोलियन इतना तो अच्छा सब जगह शासन कर ही रहा था, लेकिन इकरा एगो मन में था चुगलीखोरी। ये बोलता था, सोचता था जब हम पूरे देश पर कब्जा कर रहे यूरोप के देश पर, तो ऐसा कैसे कोई दूसरा देश होने देता। जो इसके अगल बगल देश थे, उन्होंने सोचा कि नेपोलियन बोनापार्ट दूसरे देश पर क्या कर रहा है, कब्जा, और वो शक्तिशाली बनते जा रहा है, उससे वो हमको आक्रमण करे नेपोलियन बोनापार्ट, उससे पहले हमको आक्रमण कर देना चाहिए। किसने सोचा? कोई अगल बगल का दूसरा देश ने। जैसे तो दूसरा देश का नाम क्या है जो नेपोलियन बोनापार्ट से क्या लड़ाई करना चाहता था? उसमें था रूस, इतना शक्तिशाली देश, पावरफुल। इंग्लैंड हो गया, पर्सा हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया। सोचो इतना भयंकर भयंकर देश क्या किया, नेपोलियन बोनापार्ट के डर से ये चारों देश ना एक साथ आपस में हो गए। ठीक, किसने? रूस, इंग्लैंड, पर्सा, ऑस्ट्रिया, चारों देश मिल के और नेपोलियन बोनापार्ट से युद्ध कर लिया 1815 में। और 1815 के युद्ध लड़के नेपोलियन बोनापार्ट को क्या किया, फ्रांस की गद्दी से हटा दिया। अब सोचिए, लुईस सुलामा भी हार गया और नेपोलियन बोनापार्ट भी हार गया 1815 में। किसने हरा दिया था? ये चारों देश ने मिलकर हरा दिया और फ्रांस की गद्दी फिर हो गया खाली। ठीक, तो जब अब गद्दी किसके पास जाएगा? यही चारों देश के पास ना जाएगा जिसने देश पर विजय प्राप्त करा है। तो जो विजय प्राप्त करा है चारों देश, तो चारों देश ने आपस में एक बैठक बुलाया। बोला कि ये किसी भी एक देश में बैठक बुलाते हैं, सम्मेलन बुलाते हैं। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी था उस समय वियना। तो वियना में क्या किया, चारों देश मिलकर बैठक बुलाया। और ऑस्ट्रिया के उस समय चांसलर यानी कि करता था राजा बोल सकते हो आप लोग, कौन था? मेटरनिख ना। तो मेटरनिख ने क्या किया, सबका एक तरह से स्वागत किया और पूरे संगठन जो चारों देश मिल के बैठा होकर अध्यक्षता किया मेटरनिख। और मेटरनिख ने किया 1815 जब नेपोलियन बोनापार्ट हार गया, और जब 1848 जब तक जिंदा रहा तब तक उन्होंने अपना व्यवस्था कायम रखा, मेटरनिख की व्यवस्था ना। मेटरनिख ने क्या किया, बोला कि जितना देश पर नेपोलियन बोनापार्ट कब्जा कर लेता सबको छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ दो, ताकि फिर कोई क्रांति नहीं कर सके, क्योंकि यहाँ पर न देश में क्रांति बार बार होती रहती है। इसलिए फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, इसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़वा दिया। कौन? मेटरनिख। ठीक, अब मेटरनिख क्या किया, हम बोला अकेले हम कहाँ तक सब प्रशासन करते चलेंगे, जो आज से बहुत पहले शासन कर रहा था ना, उसी को गद्दी सौंप दो। तब फ्रांस की बात किया जाए तो फ्रांस में आया सबसे पहले लुईस सुलामा, जो 1789 के युद्ध में हार गया। फिर आया मेटरनिख, 1815 के युद्ध में हार गया। अब मेटरनिख बोला, नेपोलियन बोनापार्ट जो 1815 के युद्ध में हार गया। अब देश पर पूरे किसका शासन हो गया? मेटरनिख का। तो मेटरनिख ने फिर पहले राजा लुई 18वां था बचा हुआ, तो लुई 18वां को बोला कि जब तुम गद्दी पर बैठ जाओ, फ्रांस की गद्दी पर। अब लुई 18वां गद्दी पर बैठ गया 1815 में, लेकिन कुछ समय बाद क्या उसको तबीयत खराब होने के कारण मर गया। कौन? लुई 18वां। लुई 18वां 1824 में मर गया। 24 में मरने के बाद वहाँ एक राजा को बैठाया गया, क्योंकि देखो कोई भी गद्दी को खाली तो छोड़ेगा नहीं। मेटरनिख देखा कि जब लुई 18वां फ्रांस में मर गया है, तो उसके जब हम किसी को तो बैठाना होगा ना, तो चार्ल्स दसम एक नाम का व्यक्ति था। चार्ल्स दसम बोला कि चार्ल्स दसम तुम क्या करो, जे फ्रांस पर अति शासन करो। ठीक, तो चार्ल्स दसम को शासन करने के लिए दिया गया, लेकिन बोला कि तुम लोग ना अच्छा है शासन करना संवैधानिक तरीका से, क्योंकि यहाँ के लोग बार बार आंदोलन करते रहते हैं। तो ये इन्होंने क्या बोला, चार्ल्स दसम, देख भाई हम अंग्रेज की भांति शासन करेंगे, करने देगा तो करने दो, नहीं तो हम इससे अच्छा लकड़ी काटना पसंद कर लेंगे, लेकिन हम शासन नहीं करेंगे। और फिर अत्याचार करने लगा चार्ल्स दसम फ्रांस की जनता पर। एक कारण क्या हुआ, फिर 1930 में 27 से 29 जुलाई 2 दिन का डेट है भाई साहब। 1930 में जनता ने मिलकर, एक व्यक्ति था लफायदे को अपना नेता बनाया और लड़ाई कर लिया। किससे? चार्ल्स दसम से। अब चार्ल्स दसम इसमें जनता के सामने कैसे टिक पाता, फिर गद्दी छोड़ के भाग गया। कौन? चार्ल्स दसम। यानी कि फिर क्या हो गया, फ्रांस की गद्दी खाली। इसी तरह बहुत सारा ऑब्जेक्टिव निकल दे जाएगा आपको। अभी बस इतना बता देते हैं कि कितना ऑब्जेक्टिव निकला। फ्रांस की क्रांति 1799 में हुई थी। फ्रांस का राजा लुई सुलामा कब बना? 1774 में ना। इसको फांसी दे दिया था लोगों ने मिलकर 1793 में। फिर नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में कब आया? 1799 में। प्रथम कंसल कब बना? 1799 में। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा कब बना? 1804 में। फिर नेपोलियन बोनापार्ट अपना कानून कब लगाया? 1804 में ही लगा दिया था। फिर नेपोलियन बोनापार्ट किस युद्ध में हार गया था? 1804
1815 के युद्ध में हार गया था। उस युद्ध का नाम था वाटरलू का युद्ध। पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है, हो सकता है तो। फिर नेपोलियन बोनापार्ट किन 4 देश ने मिलकर हराया? रूस हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, पर्सा हो गया, इंग्लैंड हो गया ना। सब हराने के बाद ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना में बैठक हुआ ना, जिकरा बोलते हैं वियना सम्मेलन। इसमें 4 देश भाग लिए थे, चारों देश यही 4 देश है। फिर ऑस्ट्रिया के चंद्र मेटरनिक था, पूरे देश पर हथियार लिया और पहले राजा को गद्दी सौंप दिया था। मेटरनिक का कब से कब तक? 1815 से 1848 तक ना। अब इससे आगे बात करते हैं। इसके आगे क्या होता है? यूरोप में 50 देश आते हैं। वो 50 देश के बारे में कुछ ना कुछ घटना घटी है। जो इम्पोर्टेंट देश है जिसके बारे में हम लोग को अच्छी तरीका से पढ़ना है उसमें देखते हैं। फ्रांस के बारे में देख लिए। उसके बाद उसमें एक देश है आपका यूनान। यूनान में क्या है ना, वहाँ के जो लोग हैं अपने पुराने सभ्यता और संस्कृति को शुरू से ही मानते आ रहे हैं। इसलिए क्या कहा जाता है, जो यूरोप में संस्कृति और सभ्यता का देश है ना, वो यूनान को है। यूनान को क्या कहा जाता है? संस्कृति और सभ्यता का देश ना। फिर उसी तरह एक देश आ गया तुर्की। तुर्की ना भाई साहब शुरू से बहुत कमजोर था, इसलिए बोला जाता है यूरोप का मरीज, यानी कि सबसे बीमार, सबसे खराब राज्य कौन? तुर्की को बोला जाता है, मरीज बोला जाता है। यूरोप का मरीज किसको? तुर्की को। यूनान और यूरोप का संस्कृति और सभ्यता का देश किसको? यूनान को कहा जाता है ना। इसी तरह आ गया फिर यूरोप का ही देश है इटली, जर्मनी। तो इटली जर्मनी से भर भर कर क्वेश्चन पूछता है कि भाई साहब बहुत इंपोर्टेंट है। मेटरनिक ने क्या किया? बोला जो सब देश को क्या छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दो। तो उसी वक्त इटली को भी बहुत सारा टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ दिया था। तो जब टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ देगा तो अपन देश के लोग एक साथ कैसे रह पाएगा? तो वहाँ के जो राष्ट्रवादी व्यक्ति थे उन्होंने क्या किया? सोचा कि अपन देश को एक साथ यानी कि एकीकरण करेंगे ना, सब जगह को जोड़ना चाहते थे। तो सबसे पहले अपन इटली का बात करें तो इटली में क्या किया? वहाँ पहले एक राष्ट्रवादी व्यक्ति जिसका नाम था मेजनी। मेजनी क्या किया? सोचा कि एक गरीब परिवार से थे लेकिन पढ़ाई लिखाई करके अपन देश को क्या एक साथ करना चाहते थे। शुरू से ही बचपन से इनकी इच्छा थी। जब बड़े हुए तो सोचे कि जब अपन देश को एक साथ करेंगे और सबसे पहले कोशिश करना चालू करें इटली का एकीकरण करने के लिए, जिसके कारण मेजनी को ना इटली के एकीकरण का पिता कहा जाता है। अब मेजनी ने क्या किया? लोग एक साथ करना चालू करा अपन देश को एक साथ करने के लिए, जिसके कारण 1831 में इन्होंने यंग इटली नामक संस्था का गठन किया। कि कौन संस्था? यंग इटली। अब बोला कि इटली के भाइयों बहनों जितना है आप लोग इसमें आकर जुड़िए, अपन देश को एक साथ करना है। कब? 1831 में। लेकिन इसमें भाई साहब आदमी ज्यादा झूठा नहीं। फिर 1834 में इन्होंने यंग यूरोप का स्थापना किया। किसने? मेजनी ने। बोला कि अब यूरोप के आदमी सारा आ सकता है इसमें और अपन हमारे इटली को एक साथ करवा सकता है। लेकिन अनेकों फिर कार्बोनरी की सदस्यता ग्रहण कर ली, लेकिन अनेक प्रयास करने के बाद क्या हो गया? मेजनी विफल हो गया। यानी कि इटली का एकीकरण प्रथम चरण सबसे पहले किसने प्रयास करा था एक साथ करने को? इटली का मेजनी। लेकिन ये क्या हो गए? विफल हो गए। फिर पहला जब मेजनी विफल हो गए तो फिर दूसरा में आए कौन? जानते आप लोग? काउंट काबूर। काउंट काबूर क्या थे भाई साहब? एक बहुत बड़ा नेता थे, राजनेता व्यक्ति थे, कूटनीतिज्ञ व्यक्ति थे, जो राजनीतिक के क्षेत्र में बहुत महारत हासिल किए थे। काउंट काबूर। काउंट काबूर को कूटनीतिज्ञ व्यक्ति बोला जाता है। ये भी अपन देश को एक साथ करना चाहते थे, लेकिन ये सोचते थे भाई साहब जब अपन देश को एक साथ करना है ना तो हम लोग को विदेश के सैनिक का सहायता जरूर लगेगा, क्योंकि हमको विदेशी सैनिक रहेगा तभी तो अपन देश को एक साथ कर पाएंगे। इसलिए इनको मानना था। इन्होंने इसलिए क्या किया? देश के लिए अनेकों सारे अच्छे काम करना शुरू कर दिए, जिसके कारण ये क्या हो गए? काउंट काबूर आपका इटली के प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री सोचते हो आप? तनी छोटा सा बात थोड़ी है भाई साहब। काउंट काबूर इटली का प्रधानमंत्री कब बन गए? कोई बता सकता है क्या? नहीं बता सकते आप लोग। देखो 1852 में उन्होंने क्या किया? इटली के प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने देश के लिए अच्छे अच्छे काम किए और देश को एक साथ करने का बहुत सारा कोशिश किया, लेकिन क्या हुआ ना, इनसे नहीं हो पाया। इनसे भी विफल हो गए। कौन? काउंट काबूर। यानी कि इटली का एकीकरण में सबसे पहले मेजनी आए, जो भी विफल हो गए। फिर काउंट काबूर आए, ये भी विफल हो गए। अब तीसरा व्यक्ति है गैरिबाल्डी। इन्होंने जब प्रयत्न करना शुरू किया तो ये इटली को एक साथ करके ही छोड़े। बोला जी हम झुकने नहीं देंगे। तो गैरिबाल्डी की बात किया जाए तो गैरिबाल्डी भाई पेशे से नाविक था।
ठीक, नाविक कोई भारी बात नहीं है, कोई अति अफसर नहीं था, नाविक था, लेकिन अपने मेहनत के कारण फिर सैनिक क्षेत्र में भाग लिया और एक सैनिक क्षेत्र में महारत हासिल कर लिया और एक क्या अच्छे पद पर थे, लेकिन अपन देश को एक साथ ही नहीं करना चाहते थे। कौन? गेरिबाल्डी। तो गेरिबाल्डी क्या किए? सैनिक की सदस्यता त्याग कर क्रांतिकारी में उतर गए गेरिबाल्डी, और सरकार देखा कि भाई साहब हमारे सैनिक हमारे विरुद्ध जा रहा है, इसलिए इसको फांसी के साथ सुनवा दिया गेरिबाल्डी को। गेरिबाल्डी देखा कि हम देश को एक साथ करने में लग गए, क्या हमको सरकार फांसी ही दे रहा है, बेचारा डर कर वहाँ से भाग गए। फिर कुछ साल बाद फिर लौट आए अपन देश, और जब फांसी वाला मामला शांत हो गया तो गेरिबाल्डी आ गए और अपन देश को एक साथ करने फिर जुट गए। जुटने के बाद क्या हुआ, इन्होंने अंत तक 1870 ईस्वी तक अपन क्या होता है जो इटली है ना उनका एकीकरण संभव कर दिए। कब? 1870 तक। आप एक बार देख लीजिएगा इटली एकीकरण कब पूर्ण हो गया? 1870 में पूरा होगा, इटली एक साथ हो गया। उसी तरह एक और देश है, जस्ट एक और देश, उसके बाद चैप्टर खत्म। फिर ऑब्जेक्टिव आपको देखना मक्खन की तरह पूरे ऑब्जेक्टिव कैसे सट सट बनते जाएगा। तो आप लोग अब जर्मनी की बात करा जाए, जर्मनी को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया था, लेकिन यहाँ भी जर्मनी को एक साथ करने के लिए एक ही व्यक्ति काफी था जिसका नाम था बिस्मार्क। बिस्मार्क राष्ट्रवादी व्यक्ति था, राजनेता व्यक्ति था, कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था, अपन देश को एक साथ करना चाहता था। एक साथ करने के लिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले राजनीति में भाग लिया। राजनीति में भाग करके सरकार को खुश करना चालू करा, राष्ट्रीय वाला के लोगों को। जब हम खुश करेंगे तो क्या होगा, हम कुछ बड़ा पद पर जाएंगे ताकि देश के लिए क्या कुछ कर पाएंगे। फिर जब अपन बिस्मार्क क्या बिस्मार्क आप लोग जन्म जानते हुए कहाँ पर हुआ था, ये आपको सबको पता होगा। पता है कि नहीं? कोई अब कमेंट कर सकते हैं मेरे भाई। जर्मनी में हुआ था किसका? बिस्मार्क का जन्म। तो आपका बिस्मार्क क्या किया, देश को एक साथ करने के लिए पहले राजनीति में भाग लिया और उसकी बदौलत वह वहाँ के प्रधानमंत्री बन गया। पर्सा का प्रधानमंत्री 1862 तक बन गए ना। कहाँ के? पर्सा के प्रधानमंत्री बिस्मार्क 1862 तक बन गए। अब बनने के बाद इनके हाथ में अनेक सारी शक्ति आ गया, बिस्मार्क के हाथ में जब अनेक शक्ति आ गए तो अपन देश को एक साथ करने में लग गए। और अपन देश को एक साथ करने के लिए 3 युद्ध लड़े थे। कितने युद्ध लड़े बिस्मार्क? 3 युद्ध। 3 युद्ध का आप लोग नाम बता सकते हो क्या? डेनमार्क का युद्ध 1864 में लड़े थे। फिर दूसरा युद्ध का बात करा जाए तो पर्सा और ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करे थे ना, पर्सा और ऑस्ट्रिया में युद्ध हुआ। तीसरा आपका हुआ फ्रांस के साथ युद्ध किए। तो 3 युद्ध लड़े किसने? बिस्मार्क अपन देश को एक साथ करने के लिए कितने युद्ध लड़े थे? 3 युद्ध। पहले डेनमार्क के साथ युद्ध, दूसरा किसके साथ? ऑस्ट्रिया के साथ, और तीसरा फ्रांस के साथ। अपन देश को 1871 में क्या कर लिए? इन्होंने एक साथ कर दिया। कौन? बिस्मार्क अपन देश को कब एक साथ कर दिया? 1871 में अपन देश को एक साथ कर दिया। और वहाँ के प्रथम जो राजा बना एक अति करने के बाद, उसका नाम था, आप लोग बता सकते हो क्या? विलियम प्रथम था। आप लोग देख सकते हो विलियम प्रथम जो क्या होता है इटली का एकीकरण करने के बाद वहाँ का राजा बने। तो चलिए अब ऑब्जेक्टिव बात किया जाए। 50-60 ऑब्जेक्टिव जस्ट आपको तुरंत हो गया होगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा। जैसे आप लोग अभी देखिए जस्ट चर्चा करते हैं, आप लोग इतना देर सब्र किए, इसके लिए शुक्रिया आप लोगों को। हाँ, अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव कितना सारा क्लियर हुआ पहला चैप्टर का। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में बात करा जाए तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? अपन देश के प्रति प्रेम होता है। यूरोप में कितने महादेश है, मतलब सॉरी कितने देश है? 50 देश है ना। यूरोप में किसने व्यापक परिभाषा दिया था राष्ट्रवाद का? अंसर ट्रेनर। किसने चित्र के माध्यम से परिभाषा दिया? सारियू। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में। लुईस सोलमा राजा गद्दी पर कब बैठा था? 1774 में। लुईस सोलमा को फांसी कब दिया जाएगा? 1793 में। नेपोलियन बोनापार्ट कब आया था आपका फ्रांस में? 1799 में। फिर 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट क्या किया? वहाँ का राजा बना। फिर अपना कानून कब लगाया? 1804 में। कानून का नाम था नेपोलियन कानून या नेपोलियन संहिता। लेकिन 1815 के युद्ध में हार गया। कौन 4 देश मिलकर हरा दिया था? ऑस्ट्रिया, रूस, फरसा और इंग्लैंड। 4 देश मिलकर हरा दिया। फिर ऑस्ट्रिया के जो चांसलर था मेटरनिक, उसका सब जगह कब्जा हो गया। मेटरनिक था कब से कब तक? 1815 से 1848 तक ना। फिर मेजनी को एकीकरण करने इटली का एकीकरण करने का श्रेय 3 व्यक्ति को जाता है। मेजनी, काउंट काबूर, गेरिबाल्डी। मेजनी को कहा जाता है क्या, बता सकते हो क्या? इटली के एकीकरण का पिता। काउंट काबूर को इटली के एकीकरण का कूटनीतिज्ञ व्यक्ति। गेरिबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। ठीक। और जर्मनी में किसने योगदान देकर अपना राष्ट्र को एक साथ कर दिया? किसने? बिस्मार्क ने। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव रहा जो मैं आपको समझाया। आप लोग बस एक बार याद कीजिएगा, देखना कितना मक्खन की तरह याद, कोई बुक से याद करो। ऐसे तो मेरी बातों से आपको अधिकांश ऑब्जेक्टिव याद हो गया होगा। अगर आप चाहते हैं फिर से दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बनाया जाए तो आप लोग कमेंट करिए। धन्यवाद।